हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सुन रहे थे मेरे साथ शाह उमर की परी। शाह उमर की परी भाग 20। शहर धनबाद में। मम्मी पापा जल्दी सुनो, इधर आओ। परी खुश होकर आवाज लगाती है। क्या हो गया बेटा, इस तरह शोर क्यों मचा रही हो? हसन जी अपनी व्हील चेयर पर बैठे बैठे परी के कमरे में आते हुए कहते हैं। बात ही ऐसी है पापा कि आप खुश हो जाओगे, परी ने एक्साइटमेंट में कहा। अच्छा बताओ जल्दी, फिर देर किस बात की? हसन जी ने कहा। ये देखो पापा, 100 से भी ज्यादा ऑर्डर मिले मुझे कपड़ों के। आप ऐसा करो, आशिफ को बुलाकर ले आओ अभी, हमें जल्दी से ऑर्डर प्रिपेयर करने भी हैं। परी ने लैपटॉप में अपना वेबसाइट हसन जी को दिखाते हुए कहा। माशाल्लाह बेटा, ये तो बहुत ही खुशी की बात है। मैं अभी जाता हूँ। परी की मम्मी, मैं दुकान से पैकेट वाला दूध भी ले आता हूँ, खुशी का दिन है, आज खीर बना देना आप। परी को खीर बहुत पसंद है। हसन जी खुश होते हुए कहते हैं। बिल्कुल बनाऊंगी, आप जाओ, दुकान से पैकेट वाला दूध भी लाना और साथ में मेवे भी ले आना, चीनी और चावल दोनों हैं। और हाँ, ध्यान से जाइएगा, सड़क पर नौजवान लड़के बेफिक्र तेज रफ्तार में गाड़ी चलाते हैं। नादिया जी ने टप में कपड़े मशीन में से निकालते हुए कहा। तुम फिक्र मत करो बेगम, कुछ नहीं होगा मुझे, हसन जी कहते हुए खुशी खुशी आसिफ को बुलाने चले जाते हैं। रफीक भाई, आशिफ कहाँ है? उसे कहना परी बुला रही है, जरूरत है, हसन जी ने कहा। और कहाँ होगा, अभी तक सो रहा है कमबख्त रईस की तरह। घर के सारे काम मुझे करने पड़ते हैं हसन भाई, रफीक साहब नाराज होते हुए कहते हैं। उठ तो गया हूँ पापा, आप बेकार में गुस्सा कर रहे हो, आशिफ दरवाजे पर खड़ा अंगड़ाई लेते हुए कहता है। बेटा आशिफ, अगर यही हाल रहा तुम्हारा तो परी कभी हाँ नहीं बोलेगी तुमसे शादी के लिए, हसन जी ने आशिफ को घूरते हुए कहा। अंकल आप भी, कल शादी में आने से लेट हो गया था इसलिए देर तक सोया रहा। आप फिक्र ना करें, मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा जिससे मेरी इमेज परी की नजर में खराब हो, आशिफ ने कहा। ठीक है, अब जाओ जल्दी से, परी ने तुम्हें बुलाया है, कुछ ऑर्डर्स मिले हैं उसे आज। सच में अंकल, ये तो बहुत खुशी की बात है, बस अभी जाता हूँ थोड़ा सा फ्रेश होकर, आशिफ कहता है और फिर अंदर चला जाता है। हसन भाई, खुदा करे इन बच्चों के दिल मिल जाए, बस मरने से पहले अपने बेटे के सर पर सहरा देख लूं, रफीक साहब ने कहा। अरे भाई, आप ऐसी बातें क्यों करते हो? मैं भी दुनिया के हर बाप की तरह अपनी बेटी की विदाई का सौभाग्य पाना चाहता हूँ। खुदा पर भरोसा रखे, उसके किए हुए फैसले हमारे फैसलों से बेहतर होते हैं, हसन जी ने समझाते हुए कहा। सही कह रहे हो आप हसन भाई, अब मैं चलता हूँ, काम पर लगता हूँ, इजाजत दे, रफीक साहब ने कहा। इंशाल्लाह सब होगा रफीक भाई। अच्छा तो अब मैं भी चलता हूँ, बच्ची को पहली बार ऑर्डर मिले हैं तो घर पर खाने में कुछ मीठा बनवा दूँ। चलिए, बहुत अच्छी बात है, हसन जी ने कहा। परी, तुमने मुझे बुलाया? आशिफ ने अनजान बनकर पूछा। हाँ आशिफ, आओ इधर देखो, एक साथ 100 से ज्यादा ऑर्डर हैं। तुम जल्दी से सारे ऑर्डर वाले कपड़े शॉप से उठाकर पार्सल बनाने की तैयारी करो, तब तक मैं ऑर्डर लिस्ट तैयार करती हूँ विथ एड्रेस, परी लैपटॉप चेक करते हुए कहती है। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी खबर है परी, मैं अभी जाता हूँ, फोन पर तुम मुझे लाइनअप कर देना, आशिफ खुशी से कहता है। ये लो सारी लिस्ट, मैंने तुम्हारे व्हाट्सएप पर सेंड कर दिया है, तुम एक बार चेक कर लो, परी ने कहा। ठीक है, मैं मार्केट निकलता हूँ, आशिफ ने कहा, फिर फोन चेक करता हुआ ऑर्डर की लिस्ट लेकर बाइक से मार्केट निकल जाता है। परी और आशिफ दोनों ही अपने अपने कामों में लग जाते हैं। हसन जी डेयरी शॉप से दूध के पैकेट लेकर जैसे ही रोड क्रॉस कर रहे होते हैं, एक तेज रफ्तार कार हॉर्न मारती हुई आती है और इससे पहले कि कार वाला लड़का ब्रेक मारता, उसकी कार हसन जी की व्हील चेयर को जोर से धक्का मारती है। व्हील चेयर उसी वक्त टूट जाती है, दूध के पैकेट फटकर सड़क पर फैल जाते हैं और वो लड़का कार उनके ऊपर चढ़ाता हुआ वहां से भाग जाता है। हसन जी खून से लथपथ सड़क पर अधभरी हालत में पड़े होते हैं। उनके खून से दूध का रंग भी लाल हो जाता है, ऐसा मालूम हो रहा था जैसे खून की नदी हो। परी बेटा, जरा देखो तो तुम्हारे पापा अभी तक नहीं आए, नादिया जी परेशान होकर कहती है। आ जाएंगे मम्मी, रफीक चाचा से बात करते होंगे, आप परेशान मत होइए, परी ने कहा। पता नहीं परी, मगर मेरा मन बहुत घबरा रहा है, तुम जाकर एक बार देख आओ ना बेटा, नादिया जी परेशान होते हुए कहती है। अच्छा जाता हूँ मम्मी, परी ने कहा, फिर घर से बाहर निकलती है। वो रफीक चाचा के घर की तरफ बढ़ ही रही होती है कि छोटा सा लड़का दौड़ते हुए आता है और परी से कहता है। परी आपी, आपके पापा को कार ने धक्का मार दिया। क्या? कहाँ? परी उसके साथ सड़क की तरफ दौड़ जाती है और लोग भीड़ लगाए खून से लथपथ अधमरे हसन जी के वीडियो बना रहे होते हैं। पापा पापा, हटो यहाँ से सब, कैसे लोग हो तुम सब, इंसानियत मर गई है क्या तुम सबकी?
यहाँ मेरे पापा खून में सने पड़े और तुम सब उनकी मदद करने के बजाय वीडियो बना रहे हो। कोई ऑटो बुलाओ प्लीज, कोई ऑटो बुलाओ। परी हसन जी का सर अपनी गोद में लिए रोते हुए कहती है, हटो सब सामने से, बहन जल्दी करो, चाचा को हॉस्पिटल लेकर चलते हैं। एक ऑटो वाला उनके पास रुकते हुए कहता है। परी उस ऑटो वाले की मदद से जल्दी से अपने पापा को लेकर हॉस्पिटल की तरफ बढ़ती है। पहले वो अपने मोहल्ले वासेपुर के करीब नामधारी हॉस्पिटल लेकर जाती है, मगर वो लोग एक्सीडेंट केस लेने से मना कर देते हैं। कैसे लोग हैं दुनिया में, इंसान की जान की कोई कीमत ही नहीं रही यहाँ। पापा मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगी, भैया आप कोई दूसरे हॉस्पिटल चलो। परी अपने पापा को गले लगा के रोते हुए कहती है, बहन आप घबराओ मत, वैसे तो 2 हॉस्पिटल है, एक भूली बाईपास रोड में असरफी हॉस्पिटल, दूसरा कंबाई एंड बिल्डिंग सिटी सेंटर के पास एशियन दवारका दास जलान हॉस्पिटल है। हम अभी असरफी हॉस्पिटल चलते हैं, वो यहाँ से नजदीक भी है और वहाँ एक्सीडेंट केस एडमिट ले लेगा। ऑटो वाला परी को समझाते हुए कहता है, चलो भैया जल्दी चलो प्लीज। परी ने रोते हुए कहा, हाँ बस थोड़ी देर में हम हॉस्पिटल पहुंच जाएंगे। ऑटो वाला कहता है। तकरीबन 15 मिनट में वो लोग हॉस्पिटल पहुंचते हैं। लो आ गया हॉस्पिटल, आप यहीं रुको, मैं हॉस्पिटल स्टाफ को बुला कर लाता हूँ। ऑटो वाला कहता है और हॉस्पिटल के सामने ऑटो पार्क करके जल्दी से अंदर चला जाता है। स्टाफ स्ट्रेचर लेकर आते हैं और हसन जी को जल्दी से उसमें लेटाकर इमरजेंसी रूम में ले जाते हैं। मैडम आपके पापा को बहुत ज्यादा चोट आई है, खून भी काफी बह गया है और क्योंकि एक एक्सीडेंट केस है तो हमने पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया है। आप कुछ पेपर्स पर सिग्नेचर कर दें और साथ में अमाउंट भी जमा करा दें। हमने आपके पापा का इलाज स्टार्ट कर दिया है। हॉस्पिटल का स्टाफ परी से कहता है, सर आप पापा का इलाज शुरू करिए, मैं पैसों का इंतजाम करती हूँ। परी ने कहा, ठीक है मैडम, आप इस पेपर पर सिग्नेचर कर दें और 1 घंटे के अंदर काउंटर पर फीस जमा करवा दें। हॉस्पिटल के स्टाफ ने कहा तो परी पेपर्स पे सिग्नेचर करके वापस उसी ऑटो में बैठकर ऑटो वाले को घर चलने के लिए कहती है। बहन तुम परेशान मत हो, तुम्हारे पापा को कुछ नहीं होगा। ऑटो वाला परी को समझाते हुए कहता है। अल्लाह करे मेरे पापा को कुछ ना हो, परी ने जवाब दिया। इधर नादिया जी बेचैन अपने दुपट्टे की छोर को अपनी उंगलियों में लपेटती हुई घर में इधर उधर टहल रही होती है। जैसे ही उनकी नजर दरवाजे की तरफ पड़ती है, परी उन्हें आती हुई दिखाई देती है, जिसके कुर्ते में खून लगा होता है। परी बेटा क्या हुआ तुझे, ये खून कहाँ से लगा तेरे कपड़ों में, और तेरे पापा कहाँ हैं, बता बेटा बता। नादिया जी परी के आते ही एक साथ कई सवाल कर बैठती है। मम्मी वो पापा, परी ने कहा। क्या हुआ तेरे पापा को, बेटा खुदा के लिए बता मुझे। नादिया जी परी के बताने पर पहले ही फूट फूट कर रोने लगती है। परी अपनी मम्मी को चुप कराती और कहती है, मम्मी पापा का एक्सीडेंट हो गया है, मैं उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट करवा कर आई हूँ, आप प्लीज चुप हो जाओ और रेडी हो जाओ, हमें हॉस्पिटल निकलना है अभी। मेरा मन सुबह से बहुत घबरा रहा था, मुझे पता था कुछ गलत होने वाला है। नादिया जी रोते हुए कहती है, मम्मी मैंने कहा ना कुछ नहीं होगा पापा को, आप शांत रहो, मैं चेंज करके आती हूँ, आप जल्दी से जरूरी चीजें पैक करो हॉस्पिटल के लिए। परी ने अपने आंसू पोंछते हुए कहा और फिर अपने कमरे में चली आई। जिस घर में कुछ देर पहले पहली ऑर्डर मिलने का जश्न हो रहा था, वहां अब कब्रिस्तान से खामोशी छाई थी। पल भर में परी के चेहरे की खुशी गायब हो चुकी थी। चेहरे पर मुस्कुराहट की जगह बस दुख और बेबसी के आंसू थे। दूसरी दुनिया, जाफरान कबीला। अमायरा ऐसी कौन सी बात है जो तुम इस तरह रो रही हो, उमेर ने कहा। आप ही चुप हो जाए खुदा के वास्ते, नफीसा सिसकती हुई कहती है, मगर अमायरा बेतहाशा रोने लगती है। रोने दे नफीसा, इसे दिल भर के रोने दे, इससे इसका मन हल्का हो जाएगा और फिर ये खुद बता देगी, उमेर ने कहा। मगर उमेर भाई आज से पहले आप ही इस तरह कभी नहीं रोई, नफीसा ने कहा। उमेर अमायरा के पास बैठकर प्यार से उसके सर पर हाथ रखकर पूछता है, अमायरा बता दो क्या बात है, हमारा दिल बेचैन हो रहा है। उमेर भाई ये बात तब की है जब आपको अब्बा ने दूसरे कबीले में तालीम सीखने भेजा था। उस वक्त मैं बाहर कबीले में बागों में घूमा करती थी। एक रोज मैं झरने किनारे बैठी थी तो मेरी मुलाकात आपके दोस्त हनीफ के बड़े भाई अहमद से हुई। बहुत ही शांत शख्सियत वाला जिन ज्यादा था वो उमेर भाई, अमायरा ने कहा और फिर खामोश हो गई। क्या हनीफ के बड़े भाई भी थे? उन्होंने मुझे कभी नहीं बताया, नफीसा ने कहा। हाँ नफीसा, तुम हनीफ से पूछना, वो अपने भाई के बारे में जरूर बताएंगे, अमायरा ने कहा। ठीक है आप ही, फिर क्या हुआ? फिर हम दोनों एक दूसरे को दिल दे बैठे। एक दूसरे से मिलना रोज का मामूल बन गया। शब्बा रोज एक साथ गुजारने के वादे होने लगे। एक रोज अब्बा का मिजाज अच्छा था तो मैंने मौका देखकर अहमद के बारे में अब्बा को भी बताया।
वो खुशी खुशी हमारी शादी के लिए राजी हो गए, क्योंकि उनकी नज़र में अहमद ने बहुत अच्छी जगह बना रखी थी। शहंशाह फरहान के अहमद खास गुलाम थे, मगर इससे पहले कि हमारी शादी की बात आगे बढ़ती, शहंशाह ने अहमद को इंसानी दुनिया में किसी काम से भेज दिया। मैंने अब्बा से कहा तो उन्होंने कहा कि अहमद वहाँ से वापस आ जाए, फिर वो अहमद के अब्बा से बात करके हमारी शादी कर देंगे। तब तक तुम इसे राज ही रखो, किसी से ज़्यादा जिक्र करने की ज़रूरत नहीं, खासकर आपको और नफीसा को बताने के लिए मना किया था। वजह मुझे नहीं मालूम, अमायरा ने कहा। उमेर और नफीसा ध्यान से अमायरा की बातें सुन रहे होते हैं। आगे क्या हुआ अमायरा, बताओ, उमेर ने कहा। इंसानी दुनिया में एक पहुंचा हुआ आलिम जो जिनों को अपने अम्र से अपना गुलाम बना लेता है, उसने अपने हर तरह जायज और नाजायज काम लिया करता है। हमारे काबिले के 4 जिनों को उसने कब्जे में कर रखा था। उन्हीं को बचाने के लिए शहंशाह ने अहमद को इंसानी दुनिया में जाने का हुक्म दिया था। ये सब तो हम कभी पता ही नहीं चला आज तक। आप ही आपने इतना कुछ अपने अंदर छुपा रखा था। फिर नफीसा ने कहा, उस आलिम के ताकत के सामने अहमद की ताकत बेकार हो गई और उसने अहमद को भी अपने कब्जे में कर लिया। कई साल उसने अहमद को अपना गुलाम बनाकर रखा। आखिर में शहंशाह को थक हार कर अपने बेटे शहजादे इरफान को अहमद को छुड़ाने के लिए इंसानी दुनिया में भेजना पड़ा, जहां उस आलिम और शहजादे इरफान के बीच काफी खूनी खेल चला। इन सब के बीच उस जालिम ने मेरे अहमद के साथ साथ बाकी 4 जिनों को भी कत्ल कर दिया। शहजादे इरफान इन सब से इतना जलाल में आ गए थे कि उन्होंने आलिम के साथ उसके पूरे खानदान को खत्म कर दिया। उस आलिम के खानदान वाले क्योंकि बेगुनाह थे, इसलिए शहजादे इरफान को शहंशाह ने सजा के तौर पर सालों के लिए इंसानी दुनिया में बंदी बना दिया था। अहमद के जाने के बाद मेरे हर शौक अरमान मर गए। तब से मैंने बाहर जाना छोड़ दिया और खुद को इस घर में कैद कर लिया। अमायरा ने एक सांस में रोते हुए सब कुछ बता दिया। अमायरा की तकलीफ देखकर उमेर और नफीसा भी रोने लगते हैं। उमेर भाई, यही वजह है कि अब्बा ने आपको इंसानी दुनिया में ना जाने की कसम दी, मगर मैं चाहती हूँ कि आपको आपका प्यार जरूर मिले, इसीलिए मैंने आपको परी से मिलने से नहीं रोका। मगर आज न जाने क्यों अहमद मुझे बहुत याद आ रहा है। कहते हुए अमायरा एक बार फिर से रोने लगी। मत रो मेरी बहन, जाने वाले को कौन रोक सकता है। तुम देखना, तुम्हें कोई शहजादा मिलेगा। खुद को दूसरा मौका देकर देखो। जिंदगी इतनी बुरी भी नहीं होती जितना हम इसे समझते हैं। उमेर रोती हुई अमायरा को संभालते हुए कहता है। एक बार इश्क करके दिल टूट जाए उमेर भाई, तो दोबारा उस एहसास को जीने की हिम्मत नहीं होती, अमायरा ने कहा। अमायरा, आप ही सही तो कह रहे हैं उमेर भाई, आप जिंदगी को दूसरा मौका देखकर देखिए, नफीसा ने कहा। चलो अब मैं महल चलता हूँ, तुम दोनों अपना ख्याल रखना। पता नहीं अब्बा क्या करेंगे मेरे साथ, आज बहुत देर हो गई है मुझे, उमेर ने कहा। परी के हालातों से बेखबर उमेर महल की ओर चल देता है। अमायरा और नफीसा दोनों अपने कामों में लग जाती है। तो दोस्तों, ये थी शाह उमेर की कहानी। इसका अगला भाग आप जल्दी ही सुनेंगे मेरे चैनल पर। तब तक के लिए खुदा हाफिज।